So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes. So आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं, फिजिकल वर्ल्ड. ठीक है. ये फर्स्ट चैप्टर आपका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ना ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका या किसी भी कॉम्पिटिशन में नहीं आता इसके बारे में कुछ भी ज्यादा कुछ, और ना ही आपका एग्जाम वगैरह में इससे ज्यादा कुछ देंगे. बट मोस्टली ये चैप्टर इसलिए है ताकि आपको फिजिक्स के बारे में पता चल सके कि व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, और आप इन 2 सालों में 11th और 12th में फिजिक्स के किन किन टॉपिक्स पर बातें करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे और उनको नोट करेंगे अपनी लाइफ में. क्लियर. सो ये चीजें हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में बताई जाएंगी. बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है. वैसे तो इंटरेस्टिंग सारे ही चैप्टर्स होंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11 चैप्टर 1. देखिए, मैं इस वीडियो में आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा, और इस वीडियो के बाद मेरे इसी YouTube चैनल पर इस वीडियो के बाद इस चैप्टर पे आपको टोटल सभी के सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. सो हम इस चैप्टर नंबर 1 की एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे. इसमें आपको मैं मोस्टली टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक होंगे. फर्स्टली हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज फिजिक्स, आखिर फिजिक्स क्या है. ठीक है. सेकंड, फर्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है. सेकंड टॉपिक होगा हमारा यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन एंड, बल्कि ये आपका यूनिफिकेशन और रिडक्शन हम इसी में ही लेंगे. व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर ही आएगा ये. मेन जो आपका सेकंड टॉपिक होगा वो होगा आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप. थर्ड टॉपिक आपका क्या होगा, थर्ड टॉपिक आपका रहेगा इसमें फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी. फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मतलब कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये तीनों चीजें एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं. इसके बाद हमारा मेन लास्ट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस. ठीक है. फंडामेंटल फोर्स, ये मेन आपके 4 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है. ठीक है. इन चारों के चारों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स. ये सबसे पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स क्या है. देखिए, हम फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते बाय वर्ड्स कि फिजिक्स है क्या चीज. ठीक है. ये फिजिक्स के बारे में अगर मैं आपको बताना स्टार्ट करूं तो हो सकता है शाम रात अगला दिन भी आ जाए, तो तब भी मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता कि फिजिक्स क्या है. फिजिक्स इज एवरीथिंग, फिजिक्स सब कुछ है. हमारी प्रकृति में, हमारी नेचर में होने वाले टोटल सभी इवेंट्स हमारे फिजिक्स के अंडर में आते हैं. नेचर से अलग गैलेक्सीज में भी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, इस पूरी वर्ल्ड में ही नहीं, इस पूरी अर्थ में ही नहीं, इस अर्थ के आउटर बाहर भी जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो सब फिजिक्स में आते हैं. फिजिक्स इज एवरीथिंग, फिजिक्स सब कुछ है. क्लियर. ये फिजिक्स जो वर्ड है ये हमारा कहां से आता है. देखिए, ये जो हमारा फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड हमारा एक ग्रीक लेटर है. क्या है, ग्रीक. ये आप सभी जानते हैं. और ग्रीक में फिजिक्स जो है वर्ड, ये ग्रीक लेटर है. हमारे यहाँ संस्कृत में इसको भौतिकी भी बोल देते हैं, और भी इसके बहुत सारे नाम हो जाते हैं. लेकिन ये फिजिक्स जो वर्ड आया है, साइंस जो वर्ड आया है टोटल, ये हमारा ग्रीक लेटर है. कौन सा लेटर है हमारा, ग्रीक लेटर है. ग्रीक एक टाइप की लैंग्वेज होती है. ठीक है. और ये ग्रीक लेटर है पूरा आपका फिजिक्स. इसके बारे में आज बात करेंगे कंप्लीटली. सो व्हाट इज फिजिक्स. तो मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या है. हमारे टोटल नेचर में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सभी फिजिक्स है. एग्जांपल, दिन और रात का होना. ठीक है. समुद्रों में लहरों का उठना, रेनबो, इंद्रधनुष का बनना, जो कि आप लास्ट ईयर क्लास 12 में भी अच्छे से स्टडी करके आए हैं. सूरज का उगना और छिपना, निकलना और छिपना, सनसेट एंड सनराइज. और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये जो आप मेरी साउंडिंग सुन रहे हैं,
ये भी किसके द्वारा एक्सप्लेन हुई? बाय फिजिक्स। ये जो हम लाइट देख रहे हैं चारों तरफ, ये भी किसके द्वारा एक्सप्लेन होती है? बाय फिजिक्स। तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो हमारे फिजिक्स से रिलेटेड ना हो। मोस्टली सभी चीजें जो नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं वो सभी हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ रिवॉल्व होना, राउंडिंग करना, तो वो भी हमारा किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड। टोटल सभी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से बाहर गैलेक्सीज में आती हैं, जो भी इवेंट्स वहां हो रहे हैं, जो भी घटनाएं वहां हो रही हैं, और जो हमारे यहाँ नेचर में घटनाएं हो रही हैं, वो हमारी सभी फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लियर? अब जो हमारी फिजिक्स से ये चीजें रिलेटेड हैं, इसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारी फिजिक्स है वो आपकी दो डोमेन्स में, तो उसमें डिवाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है यूनिफिकेशन। ठीक है, यूनिफिकेशन। व्हाट इज यूनिफिकेशन? और सेकंड आपका आएगा, फर्स्ट टॉपिक तो आएगा आपका यूनिफिकेशन, और सेकंड आएगा आपका रिडक्शनिज्म। सेकंड क्या आएगा? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफिकेशन के बारे में। ठीक है, रिडक्शनिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं यूनिफिकेशन के बारे में। देखिए, यूनिफिकेशन क्या चीज होती है? यूनिफिकेशन एक ये है कि जितने भी मोस्टली इवेंट्स होते हैं, मोस्टली जितने भी हमारे फिनोमिना हैं, उन सभी को अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लॉ से समझा देते हैं, एक पर्टिकुलर लॉ से हम उसे डिफाइन कर देते हैं, तो वो हमारा यूनिफिकेशन है। यूनिक लॉ, कोई एक ही यूनिक लॉ हो जो कई सारे फिनोमिना को, जो बहुत सारे इवेंट्स को डिफाइन करता हो। जैसे एग्जांपल, फॉलिंग एप्पल, किसी भी सेब का गिरना। ठीक है, फॉलिंग एप्पल, मूव, रिवॉल्व, मून का रिवॉल्व होना, मतलब कि मून का रिवॉल्व होना। तो ये दोनों की दोनों चीजें किसके अंदर में आती है? हमारी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल के लॉ के अंडर में किसी भी सेब का गिरना, या फिर मून का रिवॉल्व होना, या किसी भी प्लैनेट का सन के चारों तरफ घूमना, तो ये सब चीजें हमारी किस में आती हैं? ग्रेविटेशन में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहां कहां यूज होती है? अगर हम देखें तो आप 12th क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे लेंस लॉ। जो लेंस लॉ है वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है टोटल। उसके बाद हम बात करें तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसे भी आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 या 4 है। मोस्टली तो आपका रिफ्रेशर्स में 5 चैप्टर रहता है। किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ था वो भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये उसमें दिया हुआ भी है। ठीक है, इसी तरह आप अगर हम देखें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बर्नौलीज, आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी किसके ऊपर बेस्ड है? आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ये जो लॉ है आपके, ये जितने भी लॉज हैं ये सभी किसके ऊपर बेस्ड हैं? आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जितने भी आपके फिनोमिनास हैं, तो अगर हम देखें तो इन सभी तीनों के तीनों फिनोमिनास, और भी बहुत सारे फिनोमिनास हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो इन सभी फिनोमिना को कौन डिफाइन कर रहा है? सिर्फ एक ही लॉ डिफाइन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है, जिस तरह ग्रेविटेशन का था, सेल का ऊपर से नीचे गिरना, मून का रिवॉल्व होना, प्लैनेट्स का रिवॉल्व होना, तो ये सब चीजें किसके अंडर में आ रही हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पर हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन सभी चीजों को डिफाइन कर रहा है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंस लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, और ये बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये आपका 11th क्लास में ही आएगा। सो ये इन टॉपिक्स को कौन डिफाइन कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत सारे यूनिफिकेशन का मतलब अगर आप समझें तो ये ऐसा एक कलेक्टिव चीज है, सारी चीजों को कलेक्ट करके किसी एक पर्टिकुलर चीज से ही समझा दें। क्लियर? सो इसे कहते हैं हम यूनिफिकेशन। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके रिडक्शनिज्म की। इसके बारे में बात करेंगे, रिडक्शनिज्म। सो रिडक्शनिज्म क्या है मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। रिडक्शनिज्म, देखिए रिडक्शन आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ा है, और भी बहुत सारी चीज केमिस्ट्री में चैप्टर होता है, डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ये सब। तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ कर सॉल्व करना या उसको पढ़ना। ठीक है, यूनिफिकेशन का क्या मतलब था? सभी चीजों को कलेक्ट करके किसी एक ही टॉपिक के, किसी एक ही लॉ के थ्रू सभी टॉपिक्स को क्लियर कर देना। रिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपको सभी कुछ जो चीजें दी जाएंगी उन्हें तोड़ कर सॉल्व करना। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन दे देता है, और उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? उसको थोड़ा तोड़ कर डिवाइड करके तब उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल से अगर आप बात में देख लें, अगर हम कोई भी 4 डिजिट्स ले लेते हैं और 4 डिजिट्स का हमको सम करना है, तो अगर हम अपने माइंड में उनका सम करेंगे तो किस तरह करेंगे? एक साथ चारों डिजिट को कर नहीं सकते, शुरू की 2 डिजिट्स का पहले सम करेंगे, फिर उसको थर्ड से ऐड करेंगे, फिर फोर्थ से ऐड करेंगे, तब हम उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन माइंड में हमने क्या करा? हमने माइंड में उसको रिडक्शनिज्म करा। रिडक्शनिज्म मतलब उन्हें हमने कुछ पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में अलग अलग करा, डिवाइड करा और फिर उसको सॉल्व किया। जैसे अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है, और भी एनर्जीज आती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्या है? ये अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग और उसमें हमें और भी एनर्जीज दी जाती है, तो हम उसे क्या काम करेंगे? हम उसे तोड़ कर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये सब क्या है? रिडक्शनिज्म है। ठीक है, किसी चीज के अंदर से हमें तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में उसको सिंपलर पार्ट्स में लेकर उसको सॉल्व करना, तो क्या हो जाता है? रिडक्शनिज्म। ठीक है, सो ये हमारे व्हाट इज फिजिक्स के फर्स्ट जो आपका टॉपिक था, उसके हमारे ये दोनों चीजें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होगा? स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब है फिजिक्स के बारे में वो कितने टाइप्स की है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी मोस्टली फिजिक्स जो होती है 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स या 2 डोमेन्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट तो हमारा होता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्रोस्कोपिक, और सेकंड आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। सो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है आपकी? व्हाट इज द मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स? तो अगर हम देखें ध्यान से, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, अर्थ के बारे में, सन के बारे में, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा अपनी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर है। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जो स्टडी हम करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो हमारी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आती है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना, एटम्स के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेमीकंडक्टर, ये सभी चीजें हमारी किस में आती है? माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि कितनी छोटी छोटी पार्टिकल्स के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ना हमारा क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और ये क्या होता है आपका? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स।
मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में हम सभी बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपकी बड़ी चीज है। सबसे पहले तो इन्हीं की, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आया? सीधी सी बात, सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स आई। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब छोटी छोटी बात चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब चीजें तो बहुत बाद में आई हैं। सबसे पहले तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स से सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें ही तो आएंगी जिनके बारे में उन्होंने सोचा है, जाना है, प्लैनेट्स के बारे में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, क्लासिकल मतलब पुराने, ठीक, पुराने होते। इसको क्या बोल देते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स। और ये क्या है? आपकी प्राचीनतम फिजिक्स, जिसे क्या बोल देते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आपकी होगी मॉडर्न फिजिक्स और ये आपकी क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। देखिए इनके लॉज यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकते, इसके लॉ यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते, बट मोस्टली कुछ लॉज ऐसे भी हैं जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के आपके मॉडर्न फिजिक्स में भी लग जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के क्लासिकल फिजिक्स में भी लग जाते हैं, बट कम ही है। मोस्टली लॉज नहीं अप्लाई हो सकते, दोनों का अपना अलग अलग फंडा है, अपना अलग अलग है। अब मैक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स है इसके भी कुछ अपने अपने पार्ट्स हैं। ये भी आपकी 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई। फर्स्ट आता है इसका मैकेनिक्स। क्या आता है फर्स्ट पार्ट आपका इसका? मैकेनिक्स। सेकंड आता है इसका थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड पार्ट क्या होता है? थर्ड पार्ट होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फोर्थ पार्ट आता है इसका ऑप्टिक्स। फोर्थ पार्ट क्या है इसका? ऑप्टिक्स। हमारी जो फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप, जिसमें हम बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, वो आपकी मैक्रोस्कोपिक के अंदर आएगी। माइक्रोस्कोप जिसके हम छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें हम मोस्टली नहीं देख सकते अपनी खुली आंखों से। अब हमारी जो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है वो भी आपके 4 मोस्टली पार्ट्स में डिवाइड है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स। क्लियर है? अभी तक आप 10th क्लास तक फिजिक्स को पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हमने जो फिजिक्स में पढ़ा है अब तक आखिर वो किस फिजिक्स के अंडर में आता है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर इसका यही है, ये फर्स्ट चैप्टर आपको समझाएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो किस फिजिक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी तक तो आपने नॉर्मली चैप्टर्स की रीडिंग करी है, स्टडी करी है, लर्निंग करी है, ऊपर से पढ़ लिया। कोई पूछे कि किस फिजिक्स के अंदर आता है, भाई आप लोग लाइट के बारे में पढ़ चुके हैं, लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, मिरर के बारे में पढ़ के आए क्लास 10 में। क्या आप बता सकते हैं किस फिजिक्स के अंदर आ रहा है? वो नहीं बता सकते। मोशन, ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, ये सब पढ़ के आए, क्या बता सकते हैं किस फिजिक्स के अंदर आता है? नहीं बता सकते। यही चीजें डिफाइन आपका फर्स्ट चैप्टर करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। किसकी बात करते हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती तो बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं मोस्टली कुछ ही चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मोशन। कैसा भी मोशन हो भैया, किसी भी तरह का मोशन हो, कार का मोशन होना, इंसान का मोशन करना, किसी भी जानवर का मोशन होना, ये सभी मोशन किस में आ जाते हैं? आपके मैकेनिक्स में। 9th में आपका चैप्टर भी है मोशन। मोशन की इक्वेशंस भी है जिनको आपने मैथमेटिकल तौर पे यूज किया है। तो वो चैप्टर किस चीज का है? फिजिक्स में किस ब्रांच का है? वो मैकेनिक्स ब्रांच का, ठीक है। अच्छा, प्लैनेट्स का मोशन होना, प्लैनेट मोशन। ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, G बराबर इक्वल F इक्वल G m1 m2 r स्क्वायर। ये सब जो आपने पढ़ा है किसके अंदर अंडर में पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटेशन चैप्टर तो वो किसके अंदर आता है? वो मैकेनिज्म के अंदर आता है पूरा चैप्टर। फिजिक्स की किस ब्रांच के अंदर है? मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर है, ठीक है। प्लैनेट मोशन, किसी भी प्लैनेट का मोशन करना, भाई कोई प्लैनेट घूम रहा है सन के चारों तो मोशन तो कर ही रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आएगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होना, ठीक है। और भी बहुत सारे रॉकेट, रॉकेट के बारे में,
आप इसमें पढ़ेंगे अच्छे से। रॉकेट का लॉन्च होना, उसमें किस गैस का यूज किया जाता है, उसके मैथमेटिकल क्वेश्चन के बारे में, किस स्पीड से जाएगा, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आप किसमें पढ़ेंगे। अच्छा और भी बहुत सारी चीजें, साउंड वेव ले लीजिए, एक चैप्टर आपने 9th में पढ़ा होगा साउंड, तो किसका था, मैकेनिक्स का था। तो मोस्टली 9th में जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं मैकेनिक्स ब्रांच के पढ़े, फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच के। तो ये आपका मोशन हो गया। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, हीट, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है, हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। हीट इंजन भी पढ़ेंगे आप, हीट इंजन पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद आप रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीजें आप कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के, जिसमें आपको हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर के बारे में, ये थोड़ा नया पोर्शन है आपके लिए। 9th 10th में हो सकता है आपने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में मोस्टली। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है, ठीक, किसमें पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ के आए। क्या क्या होता है इसके अंदर में, फर्स्ट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, वो सब किसमें आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर वो कंटेन करते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, और भी बहुत सारी चीजें, करंट, आपने करंट भी पढ़ा है, फील्ड, फील्ड भी आपने पढ़ा है, कोई भी फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो फील्ड, ठीक है। अच्छा ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अंदर नहीं आएगा, वो सुना है, याद रखेंगे कि ग्रेविटी वगैरह के बारे में तो अपन मैकेनिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फील्ड हो सकता है एसी, डीसी और जी जनरेटर्स, जनरेटर्स के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एसी डीसी, किरचॉफ लॉ आपका आएगा, किरचॉफ लॉ, वो आप सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में आप क्या पढ़ते हैं, लाइट्स के बारे में, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े हैं आपने, लेंस पढ़ेंगे, मिरर पढ़े होंगे मोस्टली आपने, रेनबो का बनना, सनसेट और सनराइज का होना, ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। टेलीस्कोप के बारे में, ये आपका नया टॉपिक चलेंगे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्टिक्स के अंदर आ जाती हैं आप, तो आप सभी पढ़ेंगे। वेव्स भी पढ़ेंगे, लाइट की वेव्स होती है कि लाइट एक वेव है, पार्टिकल है, फोटॉन है, क्या है, सब चीजें आप ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये आपने लाइट वगैरह 10th में पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको पता भी होगा मोस्टली ये चैप्टर आपने 9th में पढ़े हैं, ये 11th और 10th में पढ़े हैं। अगर हम देखें तो आपका ये जो पूरा पोर्शन है ये आपका टोटल 12th का पोर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मोस्टली आपका 11th का टॉपिक है, जो आप अब स्टडी करेंगे इस क्लास में, क्लियर है। सो ये आपका 11th का टॉपिक और ये आपका 12th का टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपने भी 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर आता है, 3rd चैप्टर है आपका एनर्जी वगैरह के बारे में, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वगैरह, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं आपकी माइक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। तो माइक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या कंटेन होता है, देखिए ये एक क्वांटम फिजिक्स है। क्या है, क्वांटम फिजिक्स जिसे बोल देते हैं। क्वांटम फिजिक्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करना। माइक्रोस्कोपिक, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये सभी बराबर हैं, इसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए। अब छोटे पार्टिकल क्या होते हैं भाई, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके बारे में आप लोग बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इनके बारे में बात करेंगे। एक्सरे भी हो सकती है, एक्स रेज, अल्फा बीटा गामा, तो ये सब चीजों के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये भी आपका मोस्टली 12th का टॉपिक रहेगा,
मोस्टली पार्ट इसका 12th का रहेगा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये सब आपके 12th में, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ना, ये सब चीजें आपके 12th में रहेंगी। तो मैंने आपको टोटल बता दिया है कि 11th में आपको क्या पढ़ना है, 12th में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। क्लियरली आपका फिजिक्स है, ये टोटल आपका फिजिक्स है, इससे अलग कुछ नहीं है फिजिक्स में। और ये मैंने आपको बताया 11th और 12th में आपको क्या पढ़ना है। 11th 12th के बाद आगे जाके इनका आप लोग और ज्यादा इन्हें डीपली गहराई से पढ़ते हैं, टॉपिक यही रहते हैं सभी आपके, ठीक है। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स और फिजिक्स की यही सब चीजें होती है। कहीं कहा भी क्या है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन। साइंस का जो किंग है वो कौन है, फिजिक्स है, और मैथमेटिक्स क्या है, रानी है उसकी, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं फिजिक्स के बारे में। तो हमारा ये स्कोप ऑफ फिजिक्स टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सो ये क्या चीज है, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारी फिजिक्स है उससे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, और टेक्नोलॉजी से कहीं कहीं फिजिक्स भी डेवलप हुई है, दोनों एक दूसरे से डेवलप हुई है, और इन दोनों के डेवलप से सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ है, सोसाइटी को एक अच्छा लाभ मिला है, और लॉस भी बहुत हुआ है, नुकसान भी बहुत हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक हमारा फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, इनके बीच में क्या रिलेशन रहा, ठीक। देखिए, एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल भी दिया है स्टीम इंजन का, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, ठीक। स्टीम इंजन, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ फिजिक्स है, स्टीम, इसमें इंजन का आपको एग्जांपल भी दिया। देखिए, सबसे पहले जो हमारा स्टीम इंजन था, सबसे पहले क्या था हमारा स्टीम इंजन, ये टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर, क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। तो उस टाइम पर स्टीम इंजन वर्क करता था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स में, तब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, लेकिन उस टाइम जो स्टीम इंजन वर्क करता था, हमें इसमें कुछ और एफिशिएंसी करने की जरूरत थी, इसे और अच्छे से कुछ करने की जरूरत थी, बढ़ाने की जरूरत थी, आगे इसका लेवल हाई करने की जरूरत थी। जैसे आपका ऐप होते हैं मोबाइल में, और उन ऐप्स को अपडेट करा जाता है, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी चीजें अच्छी आती हैं उसमें, मतलब एक तरीके से अपग्रेड होता है। उसी तरह स्टीम इंजन को भी अपग्रेड करने की जरूरत थी। सो स्टीम इंजन को जब अपग्रेड किया गया, एक तरीके से इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का सोचा गया, तो एक नई फिजिक्स का, एक न्यू फिजिक्स का उस टाइम जन्म हुआ, ठीक है, जो कि एक हीट इंजन के थ्रू इसको बढ़ाया गया। हीट इंजन के थ्रू इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया। मतलब न्यू फिजिक्स, मतलब अब हीट इंजन किसके अंदर आता है, मैंने पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का एक नया नया। तो यहां क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का इन्वेंट हुआ, टेक्नोलॉजी से फिजिक्स आई, और इन दोनों के मिलने से क्या हुआ, सोसाइटी को प्रॉफिट हो गया। क्लियर। सो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी जब आपस में एक साथ मिली हैं, तो सोसाइटी को प्रॉफिट भी हुआ है और लॉस भी हुआ, ठीक है। लॉस में बताऊंगा अभी आपको, और कहीं पर उल्टा भी हुआ है, फिजिक्स से टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये है, शुरू में हम बहुत ज्यादा सेमी माइक्रो चिप्स का यूज करते थे, सिलिकॉन चिप्स का, जो कि एक फिजिक्स के अंदर में आता है, ठीक है। सिलिकॉन चिप्स का यूज करते थे। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी इस फिजिक्स के थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुई, सिलिकॉन चिप्स से सीधा फिर क्या है, अगर हम देखें आज के टाइम में क्या है हमारे पास, मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सब चीजें। इनमें क्या हुआ है, कम्युनिकेशन सिस्टम बना। तो कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह बना, मतलब ये क्या बनी, टेक्नोलॉजी आई, क्या है आपकी टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या हुआ, फिजिक्स से हमारा टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, ठीक। इसमें हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बना, क्या बना, कम्युनिकेशन सिस्टम। किसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से। किस वजह से, फिजिक्स की वजह से। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि आप लोग जो मोबाइल और लैपटॉप तो ठीक है, लेकिन मोबाइल से जो आप लोग बातें कर रहे हैं, सिग्नल्स,
किसके थ्रू बातें करते हैं? वेव्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू। तो वेव्स क्या है? फिजिक्स है वेव्स। तो वेव्स किसके अंडर में आते हैं? फिजिक्स के अंडर में आती है। सो फिजिक्स के थ्रू भी टेक्नोलॉजी का एक तरीके से जन्म हुआ उस समय। तो इन दोनों के मिलने से क्या हुआ? फिर से सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यही चीज है, कहीं फिजिक्स से टेक्नोलॉजी, कहीं टेक्नोलॉजी से फिजिक्स, और दोनों के आपस में मिलने पर क्या हुआ? सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ। क्लियर है सभी को यहां तक? सो अब हम बात करते हैं सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें लॉस के बारे में। तो अगर हम देखें वर्ल्ड वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें क्या मिला? उसमें एटम बम की डिस्कवरी हुई। एटम बम को बनाया गया, उसका यूज किया गया, और उसके यूज से क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा सोसाइटी को लॉस हुआ, नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए वर्ल्ड वॉर में। तो वो क्या हुआ? हमारी फिजिक्स ने क्या किया? हमारी फिजिक्स ने लॉस किया। तो ये तो हमारे अपने हाथों में है। अगर हम चाहें तो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड, और अगर हम चाहें तो उसका हम बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में है। ठीक है, उससे हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं, लॉस भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सो यही चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। क्लियर है सभी को? नॉर्मल सी चीज है। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस लिख सकते हैं इन नेचर, नेचर के अंदर। देखिए, आप फोर्स तो बहुत टाइप के पढ़ेंगे। 11th-12th में आप तकरीबन 50 से 100 फोर्स पढ़ लेंगे, लेकिन मोस्टली 4 टाइप्स के फोर्स होते हैं आपके। वो सारे के सारे फोर्स इन फंडामेंटल फोर्स के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके ये के अंदर आ ही जाएंगे। तो मेनली आपके 4 टाइप्स के फोर्स होते हैं। फंडामेंटल फोर्स हम लिखते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट तो आता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। फर्स्ट क्या आता है आपका? ग्रेविटेशन फोर्स, या आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या आता है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है सभी का? फोर्थ फोर्स आता, थर्ड फोर्स आता है आपका, क्या कहते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है सभी? ये मोस्टली मेन 4 टाइप के फोर्स हैं, फंडामेंटल फोर्सेस। बाकी जितने भी आप टोटल फोर्सेस पढ़ेंगे वो सभी इन्हीं के अंदर कंटेन करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा भाई? सीधी सी बात है, जब कोई चीज किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, चाहे वो प्लैनेट्स हो, कोई भी चीज हो, अर्थ, मून, प्लैनेट्स या फिर सन, उनका घूमना, उनके चारों तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर आता है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज, काफी लंबी रेंज हो सकती है इसकी, इंफिनिटी रेंज। बाई सन, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, तो ये सभी चीजें हमारे चारों तरफ, प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वो किसकी वजह से कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं। सो इसकी एक लॉन्ग रेंज है। क्या है इसकी? बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये एक लॉन्ग रेंज तक है, इंफिनिटी तक। दूसरा, बट ये एक वीक फोर्स है। कैसा फोर्स? वीक फोर्स। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स। सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हमारा, पहली बात तो ये चार्जेस के मिडिल में लगता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, किसी भी चार्जेस के मिडिल में ये आपका फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
ये आपका लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी आपका क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत दूरी से कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। बट ये आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गली फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इनका, ठीक है, चार्ज इसके मिडिल में लगेगा। थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में मुझे थोड़ा आपको समझाना है, क्योंकि मोस्टली इनके बारे में तो आप जान ही गए, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, पॉजिटिव सेम, चार्जेस के मिडिल में आपका रिपल्शन का फोर्स, ये तो फोर्स आप लोग जानते हैं लोअर लेवल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखिए अगर हम किसी एक एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। पहली बात तो न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा ओनली न्यूक्लियस के अंदर ही लगेगा, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन के उसमें लग जाएगा बाहर, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों की दोनों चीजें होती हैं। अब प्रोटॉन जो होते हैं हमारे इसके अंदर, तो ये जो फोर्स लगता है इन प्रोटॉन्स पर लगता है। भाई सपोज कीजिए ये प्रोटॉन और प्रोटॉन है, दोनों पे चार्जेस सेम है। जब सेम चार्जेस होते हैं तो सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल होता है। जब उनके बीच रिपल होता है तो आप सोचिए कि ये न्यूक्लियर जो है हमारा फट क्यों नहीं रहा, ये न्यूक्लियस जो है हमारा फटता क्यों नहीं। भाई जितने आपके अंदर इसके न्यूट्रॉन्स हैं, सब प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स पर तो सेम चार्ज है, पॉजिटिव सभी पर चार्ज सेम होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन पर। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे से रिपल क्यों नहीं करते, रिपल करके एक दूसरे से दूर क्यों नहीं होते ये। और न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को इस हिसाब से फट जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। बात दरअसल क्या है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मिडिल में एक फोर्स वर्क करता है जो इनको इनसे ज्यादा दूर होने ही नहीं देता। और वो फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है वो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच एक्ट करता है। प्रोटॉन इसी तरह वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है, इसी तरह वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दूर नहीं हो पाते, नहीं ज्यादा क्लोज आ पाते, ठीक है, दूर ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फर्स्टली ये लॉन्ग रेंज का नहीं है, ये शॉर्ट रेंज का है, शॉर्ट रेंज। इसकी क्या है, शॉर्ट रेंज। वो भी रेंज कितनी है, रेंज है 10⁻15। क्यों, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है न्यूक्लियस, और उसमें प्रोटॉन और प्रोटॉन के मिडिल में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिडिल में लग रहा है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, रेंज होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी रेंज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रेंज कम होगी। तो एक शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज में लग रहा है, क्लियर है सभी को, शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट रेंज में लगेगा। अब 10⁻⁻15 क्या हो गया, न्यूक्लियस का अपना वो हो गया रेडियस, ठीक। दूसरा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट। ये मान लीजिए फोर्स आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन में, सोचिए प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रेपल करने चाहिए, लेकिन एक ऐसा फोर्स जो इनको रोके हुए है, जो इनको रोके हुए है, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, क्लियर। अच्छा एक बात और, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के मिडिल में लगने वाला ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मिडिल में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिडिल में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपस में इक्वल ही होंगे, इसका कोई भेदभाव नहीं है, चाहे पॉजिटिव के मिडिल में लग रहा हो, चाहे न्यूट्रल के मिडिल में चार्ज पर लग रहा हो, या पॉजिटिव और न्यूट्रल के मिडिल में चार्ज पर लग रहा हो, इसका फोर्स इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगा, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम, आपका लेस देन होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में भी क्या होता है, यही चीज होती है, न्यूक्लियस के अंदर जो आपके बीटा वगैरह पार्टिकल्स होते हैं, आपको टॉपिक बाद में क्लियर समझ में आएगा, तो आपको क्लियर समझ में आ नहीं सकता है। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, बीटा जो पार्टिकल्स है वो जो होते हैं, उनके मिडिल में ये वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है,
बीटा पार्टिकल्स और ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज की शॉर्ट ही होगी क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होगा कभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में नहीं लग सकता। मैंने बताया सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ओनली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसकी चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल में घूमते रहते हैं। तो ये हमारे चारों के चारों मेन टॉपिक्स थे। व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अच्छे से इस वीडियो को देखें, इन सभी टॉपिक्स को नोट करें। अदरवाइज इससे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी मेरी, उस वीडियो में मैं इन टॉपिक्स के जो नोट्स होंगे उनकी वीडियो आपकी अपलोड करूंगा, तो आप वहां से उन नोट्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो ये आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, पूरा फिजिकल वर्ल्ड आपका इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है।